हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, मतलब सेल के बारे में हम देखेंगे। प्लांट सेल और एनिमल सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट होता है अर्थ के ऊपर और एनिमल्स होते हैं, तो हम उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। अगर मैं बोलूँ कि सेल होता क्या है, देखो सेल शब्द का मतलब है एक छोटा रूम, और इसको अगर हम बायोलॉजी के टर्म में देखें तो आप बोल सकते हो ये एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब हमारा जो लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो फंडामेंटल मतलब बेस को, फाउंडेशन को देखोगे तो वो सेल होती है। जैसे पूरी बिल्डिंग के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ब्रिक लगे होते हैं, वैसे ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी को बनाने का जो पूरा क्रेडिट जाता है वो सेल्स को जाता है। किसने फर्स्ट टाइम सेल को देखा? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर अपने एक हैंडमेड स्टेथोस्कोप से प्लांट के बार्क को देखा, जो कि कुछ ऐसा दिखाई दिया, इस तरीके से दिखाई दिया। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है। रॉबर्ट हुक 1665 में पहली बार देखा गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा, न्यूक्लियस देखा, वो स्टोरी अलग है, बस आपको इतना याद रखना है। सेल की थ्योरी दी इन्होंने एक कागज पे सेल को देख के कुछ बातें लिखी। उन्होंने बोला कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। मतलब एक सेल से भी बन सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, या एक से ज्यादा से भी बन सकता है। जैसे जैसे कि अमीबा है वो सिंगल सेल एनिमल है, और हम लोग हैं वो मल्टी सेल एनिमल है। सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब अगर हमारी बॉडी का कोई बेसिक यूनिट देखे तो वो सेल होगा। ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका क्या मतलब है कि जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। मतलब कि जो सेल है वो डिवाइड होती है, नेक्स्ट सेल नेक्स्ट सेल नेक्स्ट, इस तरीके से सेल डिवीजन होता है। ये इसका मतलब है। आप इस थर्ड लाइन में ये लिख सकते हो कि सेल्स क्रिएटेड बाय सेल डिवीजन। सिंपल। सेल्स कंटेन द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ऑल्सो। मतलब कि जितनी भी सेल होती हैं उनके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी पापा की सेल से नया बेबी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो मॉम डैड के हेरिडिटी अपने अंदर लेके ही पैदा होगा। ऑल सेल आर बेसिकली द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल हैं एक पर्टिकुलर टाइप की, उनके अंदर सेम केमिकल कंपोजिशन होगा। तो आपके एग्जाम में आएगा राइट डाउन द 5 पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी, देन यू हैव टू राइट दीज 5 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट, सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर कितने तरीके की सेल होती हैं? तो बहुत सारी। ओवम, स्पर्म, नर्व सेल, ब्लड सेल, ये बहुत सारी, फैट सेल, ये होती हैं। मतलब इनका अलग अलग काम है अलग अलग जगह पे, इसलिए इनका नाम अलग अलग दे दिया गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस और नंबर ऑफ सेल्स। पहला होता है यूनिसेल्युलर। मतलब जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, ये एक ही सेल पैदा होता है, एक ही सेल डिवाइड होता है, एक ही सेल नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर रही होती है। उसके बाद होता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर का मतलब होता है कि बहुत सारी सेल्स मिलके एक इंसान को बनाती है, जैसे आपको बनाया हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल है, एक सेल से बनना, एक से ज़्यादा सिंगल सेल परफॉर्म करती है, स्पेशलाइज होती हैं अलग अलग सेल्स अलग अलग काम को करने के लिए। सिंपल। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल। मतलब जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उस बेस पे अगर हम दो टाइप से डिवाइड करें तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अगर मैं इसको बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं तो प्रोकैरियोटिक सेल वो होती है जो कि बहुत पहले, सबसे पहले जब जीव मतलब जीवन इस धरती पे आया होगा तो वो जो सेल आई होगी उस सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल रही होगी, और हम लोगों के अंदर जो सेल मिलती है वो यूकैरियोटिक होती है। देखो, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, बहुत पुराना, और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड ना हो। और यूकैरियोट का मतलब है मैच्योर सेल। हमारी जो सेल होती है स्मॉल साइज होती है प्रोकैरियोटिक की, और जो न्यूक्लियस का रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है। क्रोमोसोम सिंगल होता है, यहाँ पे मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे डिफरेंस आप ओल्ड टाइप की सेल, जो पहली बार जो सेल आई होगी वो पहली सेल प्रोकैरियोटिक सेल थी इस दुनिया में। फिर धीरे 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 इवोल्यूशन के थ्रू सेल इवॉल्व होती गई और यहाँ पे मल्टी सेल आई। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक। हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल है। तो प्लांट सेल होती है यूकैरियोटिक और एनिमल सेल होती है। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये पूरी हमारी सेल है। अब इसके एक एक स्ट्रक्चर को समझेंगे। सबसे पहले आप ये जो देख पा रहे हो ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो ब्लैक ब्लैक लाइन आप देख पा रहे हो, दिस लाइन,
ये जो कवर होता है जिसमें पूरे के पूरे ऑर्गन्स जो है सेल के वो पैक्ड होते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिमेंबर, इसका काम होता है पूरे के पूरे सिस्टम को रोक के रखना, बांध के रखना। ये क्या करता है, ये अलाउ करता है गैसियस सब्सटेंस को अंदर जाना और बाहर आना, लिक्विड सब्सटेंस को अंदर जाने देना, बाहर आने देना, ये चीज अलाउ कर देता है। इसके अंदर छोटे 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 छेद होते हैं। क्लियर। इसके बाद हम चलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारी सेल के अंदर पाए जाने वाला एक थिक लिक्विड होता है। इसके अंदर आराम से ये जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फ्लोट करते हैं। साइटोप्लाज्म समझ आ गया क्या होता है। इसके बाद में ये आप जो सांप जैसा देख रहे हो, ये जो आप ब्लू कलर का सांप जैसा देख रहे हो, इसको बोलते हैं ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरीके का होता है। आधा होता है मतलब पूरा का पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो ये आधा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो नीचे होता है आधा जिसके ऊपर कांटे नहीं दिखाई दे रहे हैं उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब जो रफ होता है उसके ऊपर छोटे 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 राइबोसोम चिपके होते हैं। बस अभी समझाऊंगा इनका काम क्या होता है, बस याद रखो। जो छोटे छोटे दाने देख रहे हो, दीज दानेज आर राइबोसोम्स। क्लियर। उसके बाद होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है सेल का उसको अपने अंदर रखता है ये, लेकिन एक टाइम आता है जब ये फट जाता है और पूरी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद होता है दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, जो कि एनर्जी पैदा करता है। आपने खाना खाया, एनर्जी ATP की फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए। उसके बाद आप ये लाइन देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड द गोल्जी एपरेटस। इसका काम भी हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मेजर काम होता है DNA RNA को कंटेन करके रखना और आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखना। ये सेल किसका है, ये किस तरीके के पर्सन का है, इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये DNA को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है न्यूक्लियस। तो दीज आर द स्ट्रक्चर, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ द सेल। अब हम उसके बाद न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। उसके बाद में आप देख रहे हो छोटे छोटे दाने घूम रहे हैं पूरे के पूरे सेल में, जो कि कभी कभी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि मैंने सबसे पहली जो सेल मेम्ब्रेन बताई। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज अ नेटवर्क ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये एक नेटवर्क होता है लिपिड मतलब फैट और प्रोटीन का, दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द सेल्स कंटेंट्स एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब कि सेल्स और दो सेल को अलग करता है ये। इट इज द ऑल्सो सिंपली कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ये बचाता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सेल को। इट इज सेमी परमेबल and the regulates the material that exit in the cell. The cells of all living things have plasma membrane. What does the complete paragraph mean? इसका मतलब है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो चीज़ों को अंदर आने और बाहर जाने, गैसियस सब्सटेंस को अंदर आने और बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। क्लियर। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है। इसका ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लूइड को अंदर लाने और जाने देने वाला प्रोसेस। डिफ्यूजन गैस को अंदर आने और जाने देने वाला प्रोसेस। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक तीन तरीके के आप बोल सकते हो लिक्विड फॉर्म होते हैं। इनका मतलब मैं अभी आने वाले लेक्चर में सब बताऊं। देखो, हाइपोटोनिक का मतलब है किसी चीज़ का कम होना। हाइपो शब्द का मतलब है कि कम होना। हाइपरटोनिक का मतलब है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना। आइसोटोनिक का मतलब है इक्वल होना। मतलब जो लिक्विड है सेल के बाहर और अंदर अगर कम है तो हाइपोटोनिक, अगर ज़्यादा है कंसंट्रेशन तो हाइपरटोनिक, और बराबर है सेल के बाहर और सेल के अंदर लिक्विड का कंसंट्रेशन अगर इक्वल है तो आइसोटोनिक। ये मतलब होता है इन तीनों का। इसके हम बात चलता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक थिक सॉल्यूशन होता है जो कि सेल के अंदर भरा होता है। इसके अंदर वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन होता है बेसिकली। ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। और द साइटोप्लाज्म इंक्लूड ऑल द मटेरियल इनसाइड द सेल आउटसाइड द न्यूक्लियस। क्लियर। मतलब जो न्यूक्लियस के बाहर जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं, फ्लोट करते हैं। द साइटोप्लाज्म प्रोवाइड द मीडियम फॉर ऑर्गेनल्स। मतलब मैंने बताया आपको ऑर्गन्स इसके अंदर तैरते रहते हैं। तो ऑर्गेनल्स को ये एक तरीके से मीडियम प्रोवाइड करता है
फैले रहने के लिए, तैरते रहने के लिए। साइटोप्लाज्म एक्ट एज अ बफर एंड द प्रोटेक्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। ऑल्सो द cellular organelles damage caused due to movement and collision with other cells। मतलब एक तरीके से जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एक मिक्सचर होता है वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन का, जिसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनल होते हैं जैसे गोल्जी ऑपरेटस, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सारे के सारे सेफ सेफ बच के आराम से छुपे रहते हैं। तो इस तरीके से साइटोप्लाज्म एक मीडियम प्रोवाइड करता है। अब हम बात करने वाले हैं सबसे कंफ्यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इजी है। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम चिपका होता है, कांटो कांटे जो दिखाई दिए वो, ठीक है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैन ईदर बी स्मूथ और रफ, या तो रफ हो सकता है या स्मूथ हो सकता है। एंड इन जनरल इट फंक्शन टू प्रोड्यूस प्रोटीन फॉर द रेस्ट ऑफ द सेल। अब ऐसा ध्यान से देखो इसको कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक तरीके से रसोई घर है जहाँ पे प्रोटीन शेक बनाया जा रहा है। सिंपल सी बात ही है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज ऑन राइबोसोम विच आर स्मॉल रफ ऑर्गेनल्स whose function is to make those protein। जो राइबोसोम चिपके होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, वो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बनाने का काम करते हैं। क्लियर। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करते हैं, देखो फैट को बनाते हैं। फैट कैसा होता है, स्मूथ होता है। अगर आप फैटी बॉडी देखोगे, फैट देखोगे तो स्मूथ होता है ना फैट, लेकिन जो रफ होता है वो प्रोटीन खाता है, वो आदमी रफ हो जाता है। ऐसे ट्रिक से लर्न करो। तो जो स्मूथ होता है वो फैट सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और जो रफ होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन बनाता है। एक तरीके से रसोई मान लो इसको, ठीक है। अब हम चलते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। देखो, राइबोसोम्स आर द माइन्यूट पार्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ द आरएनए। इनके अंदर आरएनए होते हैं, एसोसिएट प्रोटीन। मैंने बताया प्रोटीन बनाने का बेसिक काम आपका राइबोसोम का ही है। दैट फंक्शन टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, बनाने का काम इसका ही है आपका राइबोसोम्स का। प्रोटीन आर नीडेड फॉर मैनी सेलुलर फंक्शन सच एज रिपेयरिंग डैमेज ऑफ द directing chemical process। Ribosomes can be found floating with cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। राइबोसोम दो तरीके से मिल सकता है, या तो फ्रीली तैरता हुआ या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपका हुआ। ठीक है, काम क्या है, प्रोटीन बनाना। आरएनए इसके अंदर भी होता है। लाइसोसोम क्या है, ऑल्सो नोन एज AKA सुसाइडल बैग, मतलब जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है सेल में उसको अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है, टाइम आने पे पट भी जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। गोल्जी एपरेटस, देखो द गोल्जी एपरेटस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल फाउंड मोस्ट ऑफ द सेल। सब में ही होता है, सारी यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग द फूड। देखो, रसोई का काम कर रहा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी रफ, जो कि प्रोटीन बनाता है, लेकिन प्रोटीन को पैक करके रखने का काम कर रहा है आपका गोल्जी एपरेटस। इट रिस्पॉन्सिबल पैकेजिंग प्रोटीन in vessels prior to secretion and thereafter plays the key role of the secondary pathway। मतलब ये पैक करके पहुंचाने का काम करता है गोल्जी एपरेटस। तो याद रखना, प्रोटीन बनता कहाँ पे है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसके बाद में गोल्जी एपरेटस अपने पास में रखता है, जहां जरूरत होती है वहां पिचकारी मार देता है। सिंपल सी बात है। सेल न्यूक्लियस, इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा आपका डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर बहुत बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर आपके पापा, आपके मम्मी, आपके पापा दादा और मम्मी की साइड नानी, इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। समझिए, तो ये चीज़ आपके न्यूक्लियस के अंदर सेफली पड़ी रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितना भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। प्रोटीन बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, वो भी रफ वाला। फैट को सिंथेसाइज करने का काम कौन कर रहा था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन को कंटेन करके रखने का काम गोल्जी एपरेटस करता है, पिचकारी मार देता है जहां जरूरत पड़ती है। सिंपल, ऐसे याद रखो। प्लांट सेल पे आ जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर एनिमल सेल की तरह सारे सेम ऑर्गेनल्स होते हैं, लेकिन कुछ अलग होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। सेल वॉल हमारे अंदर नहीं होती है, इसके अंदर होती है। वॉक्यूल्स, एक खाली जगह, एक ऐसा स्पेस, खाली सा स्पेस जो हमारे अंदर नहीं होता है, प्लांट के अंदर होता है। क्लोरोप्लास्ट, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, जिसकी वजह से ये
हेटरोट्रॉप ना होके ऑटोट्रॉप होता है, खुद अपना बॉडी खुद के लिए खाना बना पाती है बिकॉज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। समझ आगे बात। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की। प्रिवेंट लूज वाटर, क्यों होती है सेल वॉल? इसलिए होती है इनके अंदर कि ये वाटर लूज ना करे, हवा में मतलब धूप से पानी ज़्यादा उड़े ना, प्रोटेक्शन हो, आपके बाहर कोई भी कीड़ा वीड़ा आके खाए तो खा ना पाए, फिल्टर की तरह काम करता है। प्रिवेंट द ओवर एक्सपेंशन कॉज बाय टू मच वाटर, क्योंकि ये तो सिर्फ वाटर ज़्यादा पीते हैं ना, ज़्यादा पानी की वजह से फट ना जाए, तो ये रीज़न है। absurd रीजंस लग रहे हैं मेरे को तो ये। और वॉक्यूल्स जो है वो आइसोलेटिंग मटेरियल करता है, जितने भी हार्मफुल मटेरियल हैं उनको भी ये अपने अंदर घुसा लेता है, क्योंकि प्लांट है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल आ जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाता है, तो वॉक्यूल से खाली जगह होती है जो कि प्लांट सेल के अंदर ही होती है, हमारे अंदर नहीं होती है, तो उसको इकट्ठा करके रखने का काम करता है। क्लियर? और ये क्या करता है, कभी कभी अंदर का ना पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। तो दीज आर द फंक्शंस, वेस्ट प्रोडक्ट को रखना, वाटर प्लांट सेल को कभी कभी कंटेन करना और पीएच को मेंटेन करना। कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर रख लेता है। एक तरीके से ये एक तरीके से गराज का काम करता है, सिंपल। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एवरीवन नोज। क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। अगर ये नहीं होगा तो प्लांट जिंदा ही नहीं रह पाएगा। सेल डिवीजन, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे चैप्टर में बता रहा था, सेल थ्योरी में बताया कि सेल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं, सेल नए बनते हैं, पुराने सेल से ही नया सेल बनता है। लेकिन सेल डिवीजन दो तरीके से होता है, डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। देखो डिप्लॉइड में क्या फर्क है, नॉर्मल सेल का मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो, जैसे आपके हाथ का जो सेल है वो रोज नया बन रहा होगा, नए नए सेल बन रहे होंगे लाखों, तो जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल बन रहे हैं उनको डिप्लॉइड सेल डिवीजन बोलते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो जो ओवम एंड स्पर्म मिलके जब बच्चे को बनाते हैं और तब सेल डिवीजन होता है आपके मतलब मॉम की यूट्रस के अंदर जब सेल डिवीजन हुआ होगा उसको हैप्लॉइड बोलते हैं। समझ में आ गई बात? सिमिलरली दो तरीके के मेन टाइप होते हैं सेल डिवीजन के, मिटियोसिस और मियोसिस। देखो मिटियोसिस का मतलब भी वही है कि जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, मतलब आपकी उंगली के ऊपर का जो सेल डिवीजन हो रहा है वो मिटियोसिस है, लेकिन यूट्रस के अंदर जो सेल डिवीजन हो रहा है वो मियोसिस है। तो ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, याद रखना। मिटियोसिस का मतलब होता है सिंपल, आपकी कोई भी बॉडी का सेल डिवीजन होगा तभी तो आप ग्रो करोगे ना। लेकिन जब किसी बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए ओवम एंड स्पर्म मिलते हैं और ओवम और स्पर्म सेल को डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे पापा के और मम्मी के जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग होते हैं। तो जब क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं तब सेल डिवीजन जो होगा वो मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा, मतलब कि वूम के अंदर जो सेल डिवीजन होगा वो मियोसिस सेल डिवीजन है। लेकिन जो नॉर्मल सेल डिवीजन होगा, आपके हाथों का बढ़ना, आपके चेहरे के ऊपर नई स्किन आना, इसके लिए जो सेल डिवीजन हो रहा है वो मिटियोसिस है। This was the complete chapter. If you have any doubt, please let me know in the comment section. धन्यवाद।